हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 31 यानी कि 31 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान होने के साथ साथ बेहद खास भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आज की वर्कशीट के साथ हम हिस्ट्री यानी इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। उसका पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज की वर्कशीट में हम समझने का प्रयास करेंगे राष्ट्रवाद क्या होता है, साथ ही साथ हम समझेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ था, कैसे शुरुआत हुई थी और उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति का क्या योगदान था। ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 31 यानी 31 है। हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम इतिहास पढ़ने वाले हैं आज। और आज की डेट है 15 सितंबर 2020, 15 सितंबर 2020। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे कि ये राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद का अर्थ है देश के प्रति लगाव। राष्ट्रवाद का अर्थ है देश से जुड़ाव। राष्ट्रवाद का अर्थ है देश से प्रेम। राष्ट्रवाद का अर्थ है एक होने का भाव। यानी अगर हमें लग रहा है कि हम सभी एक हैं तो वो राष्ट्रवाद है। हमें अगर देश से प्रेम है तो वो राष्ट्रवाद है। अगर देश से हमारा लगाव है तो वो राष्ट्रवाद है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो यूँ समझ सकते हैं कि जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, उस क्रिकेट मैच में जब हम उकड़ू बैठ के सारा मैच देख रहे होते हैं, ये भूल जाते हैं कि कौन किस राज्य से, कौन सी भाषा बोलता है, किस संस्कृति से, तो वो जो भावना भरी होती है ना, वो राष्ट्रवाद होता है। या फिर सुबह आप जब असेंबली में, स्कूल में नेशनल एंथम जब गाया जाता है तो हम एक साथ खड़े होते हैं और एक अलग सा जोश होता है दिल में, वो भी राष्ट्रवाद है। ओके, तो राष्ट्रवाद क्या है? देश के प्रति लगाव या देश के प्रति प्रेम। ओके, सिंपल लैंग्वेज में आप याद रख सकते हो। तो ये राष्ट्रवाद था, ये पहले नहीं होता, यानी कि पहले राष्ट्र ही नहीं होते थे, देश ही नहीं होता था। पहले भूभाग होता था, राजा होते थे, कब्जा कर लिया, जितने इलाके पे कब्जा कर लिया वो उसका राज्य बन जाता था। लेकिन लोगों में ये भावना नहीं होती थी कि ये हमारा राष्ट्र है, ये हमारा देश है। वो भावना नहीं थी, क्योंकि अलग अलग राज्य होते थे, अलग अलग राजा बनता था, उसकी कोई सीमा नहीं होती थी। जहाँ पर कब्जा हो गए वही उसका राज्य हो गया। ओके, तो इसकी जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ, फ्रांसीसी क्रांति के साथ और यूरोप से। अब क्या होता है, कैसे होता है, चलिए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए जो आपकी एनसीईआरटी बुक में ज़्यादा क्लियर है। यहाँ पे कुछ लोगों को दिखाया गया और वो लोग सभी अलग अलग वेशभूषा में हैं। दूसरा, उनके पास अलग अलग वो झंडे लिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए, इनके झंडे भी अलग अलग दिखाए गए। ये फ्रेडरिक सोरियू एक फ्रेंच कलाकार हुए हैं, फ्रांसीसी कलाकार हुए हैं, तो उन्होंने ये पिक्चर बनाई है। उन्होंने इसमें दिखाया है, क्या दिखाया कि अलग अलग लोग हैं, वो अलग अलग राष्ट्र से संबंध रखते हैं, ये दिखाया है। दूसरा, यहाँ पे एक प्रतिमा दिखाई गई है, फोटो, तस्वीर, स्टेच्यू दिखाया गया है, जिसमें एक हाथ में मशाल है और दूसरे हाथ में पुस्तक है जो ज्ञान का प्रतीक है। तो इसके द्वारा कल्पना की गई थी कि आने वाले समय में, उस वक्त तो नहीं था, कि यूरोप में अलग अलग राष्ट्र होंगे। तो चलिए हम फ्रेडरिक सोरियू के बारे में थोड़ा और जानते हैं और फ्रांसीसी क्रांति के योगदान के बारे में। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियो, उन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, यानी कि 4 चित्र बनाए जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इनमें क्या दिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। जनतांत्रिक का मतलब है लोकतांत्रिक। उन्होंने कल्पना की थी कि लोकतांत्रिक होगा, यानी कि लोगों की सरकार होगी, लोगों का शासन होगा। इस श्रृंखला के पहले चित्र में उन्होंने यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष सभी लोग हैं जो कतार में स्वतंत्रता की जो देवी है उनकी वंदना करें, यानी वो सभी स्वतंत्र है। प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। एक घोषणा पत्र, यानी कि फ्यूचर में क्या होगा, लोगों को अधिकार भी मिलेंगे, लोगों को अपने अधिकार मिलेंगे, ये कल्पना की थी उन्होंने 1848 में। और प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे पड़े हैं। निरंकुश होता है जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, जिसके पास अनियंत्रित पावर हो, अनलिमिटेड पावर हो,
राजा क्या होते थे, निरंकुश शासक होते थे। ओके, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि आने वाले समय में लोकतंत्र होगा दुनिया में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो निरंकुशवाद है, जो राजतंत्र है, वो ख़त्म हो जाएगा। तीसरी चीज़, अलग अलग राष्ट्र होंगे और लोगों के पास अपने अधिकार होंगे। ये इन 4 तस्वीरों में फ्रेडरिक सोरियो ने दिखाया है। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखने की क्या क्या दिखाने का प्रयास किया है। तो ये पहली अभिव्यक्ति हम कह सकते हैं कि उस वक्त कल्पना की जाती थी कि ऐसे राष्ट्र हो सकते हैं, और ये राष्ट्र किस आधार पे बनेंगे। जैसे हमने कहा कि राष्ट्र है देश के प्रति लगाव या एक होने का भाव, किस आधार पे? अगर हमारा इतिहास साझा है, अगर हमारी भाषा साझी है, अगर हमारा भौगोलिक क्षेत्र साझा, एक जैसी जलवायु, एक जैसा इलाका है, अगर हमारी संस्कृति साझी है, तो उस आधार पर राष्ट्र बन जाता है। जैसे भारत है, हमारी संस्कृति तो अलग अलग है लेकिन भौगोलिक क्षेत्र एक है, हमारा इतिहास एक है, हमारी संस्कृति एक है। तो इस आधार पर कल्पना की गई थी कि यूरोप में बहुत सारे नए राष्ट्रों का उदय होगा और वो सभी लोकतांत्रिक होंगे। अब जो यूरोप में राष्ट्रवाद की जो बात करें कि राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई, कि राष्ट्र होंगे ऐसे, तो उसकी पहली जो अभिव्यक्ति थी वो थी फ्रांसीसी क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद, यानी कि राष्ट्रवाद में क्या योगदान दिया। अब 9वीं कक्षा में आप 9th क्लास में पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो फ्रांसीसी क्रांति पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति क्यों कहा गया? क्योंकि पहली बार किसी राष्ट्र का गठन जो हुआ था वो 1789 की क्रांति के बाद ही हुआ था। पहली बार जब लोग एकजुट होकर के लड़े थे अपने अधिकारों के लिए, वो फ्रांसीसी क्रांति में ही हुआ था। पहली बार जिसने ये बताया था कि हाँ, लोगों के पास अधिकार हो सकते हैं, लोगों को समानता स्वतंत्रता के अधिकार दिए जा सकते हैं, एक संस्कृति भाषा के आधार पर राष्ट्र बन सकता है, वो फ्रांसीसी क्रांति ने बताया था। इसलिए ये कहा जाता है कि पहली जो अभिव्यक्ति थी जिसने बताया कि राष्ट्रवाद क्या है, वो फ्रांसीसी क्रांति थी। अब फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता क्या हुई? जो प्रभुसत्ता का अर्थ है शक्तियाँ, वो राजतंत्र से निकलकर किसके हाथ में आ गई? नागरिकों के हाथ में, फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गई, यानी कि वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना होगी। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, वे ही उसकी नीति तय करेंगे, यानी लोग ही सरकार को चुनेंगे और लोग ही तय करेंगे कैसी सरकार चुनी जाए। ऐसा पहली बार हुआ था। तो इसलिए कहा जाता है कि पहली जो अभिव्यक्ति राष्ट्रवाद की थी वो कहाँ हुई? वो फ्रांस में हुई और फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुई। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। यानी कि इसकी शुरुआत तो हुई थी फ्रांस से, लेकिन पूरे यूरोप को इसने प्रभावित किया। यानी जब फ्रांसीसी क्रांति के बाद बाकी देशों में धीरे धीरे एक आंदोलन की शुरुआत हुई, राष्ट्रवाद आंदोलन की, एक राष्ट्र के गठन की शुरुआत हुई और शुरुआत साथ ही साथ हुई लोकतंत्र के लिए प्रयास की। तो ये सब कुछ शुरुआत कहाँ से हुई? फ्रांसीसी क्रांति ने वहाँ पर सबको मोटिवेट किया या सबको इंस्पायर किया या सबको प्रोत्साहित किया। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। पहले क्या होता था कि कई सारी भाषा बोलने वाले इलाके और वहाँ पर एक ही साम्राज्य के अधीन होते थे, लेकिन बाद में फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेकर के एक भाषा, एक संस्कृति या एक जैसे भौगोलिक क्षेत्र में एक राष्ट्र राज्य का गठन हुआ। जैसे इटली, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इटली का गठन हुआ, इसी प्रकार से जर्मनी का गठन हुआ, इसी प्रकार से ब्रिटेन का गठन हुआ। ये सभी राष्ट्र राज्य बने। अब अगर हम यूरोप के देशों की बात करें तो सभी क्या है? राष्ट्र राज्य हैं। तो ये राष्ट्र राज्य थे, ये केवल शासकों के लिए एक नहीं थे, बल्कि ये नागरिक जो थे उनमें एक साझा पहचान का भाव या साझा इतिहास या विरासत की भावना थी कि ये राष्ट्र राज्य इसलिए गठित हो पाए कि उन लोगों में एक होने का भाव था, चाहे वो इतिहास एक जैसा रहा है या उनकी संस्कृति एक जैसी थी या उनकी भाषा एक जैसी थी या उनका भौगोलिक क्षेत्र एक जैसा था। कुछ ऐसा था जिसने उनको जोड़ा, कुछ ऐसा था जिससे लगा कि हाँ, ये अलग देश है। तो ये था फ्रांसीसी क्रांति ने कैसे राष्ट्रवाद का उदय किया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रवाद की शुरुआत यूरोप में क्यों हुई, क्या कारण रहे थे। तो इसमें पहला था कि निरंकुश शासन व्यवस्था। निरंकुश शासन व्यवस्था का अर्थ है कि जिस पर कोई अंकुश ना हो,
जिसके पास अनियंत्रित पावर हो, तो राजतंत्र होता था। तो राजतंत्र ने राष्ट्रवाद के उदय में योगदान दिया। कैसे योगदान दिया? जैसे नेपोलियन फ्रांस के शासक बने, उन्होंने यूरोप के अधिकांश भागों पर कब्जा जमा लिया और सभी भागों में एक जैसे कानून लागू किए, एक जैसे मापतोल के पैमाने, एक जैसे व्यापार के नियम, एक जैसे कर लागू किए। अब लोगों को जब सब कुछ एक जैसा मिला तो उनमें एक होने का भाव आया, एक होने का भाव आया। उन्हें लगा कि हाँ, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से निरंकुश शासन व्यवस्था है, उन्होंने जाने अनजाने में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की नींव रखी। दूसरा था उदारवादी विचारों का प्रसार। उदारवादी लोग कौन से थे? जो बदलाव चाहते थे, जो निरंकुशवाद के खिलाफ थे। जो उदारवादी विचार थे वो चाहते थे कि सभी लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएं, जनता की सरकार यानी लोकतंत्र होना चाहिए। तो इन विचारों ने भी किसको मजबूत किया? राष्ट्रवाद की भावना को, कि हाँ, अगर हमें लोकतंत्र चाहिए, अगर हमें अधिकार चाहिए, तो हमें एक राष्ट्र राज्य में गठित होना पड़ेगा। तीसरा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा, जो फ्रांस की क्रांति में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में दिया गया था, वो भी महत्वपूर्ण रहा राष्ट्रवाद के उदय के कारण, कि हम सभी एक हैं और जो एक हैं वो एक राष्ट्र के हिस्से हैं। तो इस नारे ने भी मजबूती दी राष्ट्रवाद के उदय को। और चौथा था शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका। ये सबसे बड़ी भूमिका थी। नेपोलियन के पतन के बाद एक नया वर्ग उभरा, वो था मध्यम वर्ग, जो शिक्षित भी था और जो व्यापार में या विभिन्न प्रकार के कार्य में कार्यरत था, जैसे शिक्षक हो गए, वकील हो गए, इस प्रकार के लोग। तो इन्होंने आगे बढ़ाया स्वतंत्रता के विचारों को, समानता के विचारों को, बंधुत्व के विचारों को, लोकतंत्र के विचारों को। और ये जो राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्यों का गठन हुआ था वो इन्हीं लोगों के प्रयासों के कारण हुआ था। तो ये चार बड़े कारण थे जिसके कारण राष्ट्रवाद के उदय में मदद मिली। इसमें पांचवा कारण हम फ्रांस की क्रांति जोड़ेंगे कि जिन्होंने प्रेरणा दी थी हमें। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। आइए हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। चार हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, स्पष्ट कीजिए। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति जो थी वह राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, क्योंकि इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंप दी थी और पहली बार एक भाषा, भौगोलिक भाग तथा संस्कृति के आधार पर राष्ट्र का गठन हुआ था। यानी पहली व्यक्ति इसलिए कहते हैं कि पहली बार कोई राष्ट्र बना था, किसके कारण? फ्रांसीसी क्रांति के कारण। किस आधार पे? भाषा, भौगोलिक क्षेत्र या संस्कृति के आधार पे। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति। दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया गया कि निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी, ये हमें बताना है। दूसरा, प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष जमीन पर क्यों बिखरे हुए हैं? निरंकुश शासन का अर्थ है जिस पर कोई नियंत्रण ना हो। राजतंत्र निरंकुशवाद का उदाहरण है। राजतंत्र में क्या होता था? कोई अंकुश नहीं होता था, राजा के पास सारी शक्तियाँ होती थी। तो निरंकुश शासन का अर्थ है जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, और राजतंत्र जो था वो निरंकुशवाद का उदाहरण है। प्रतिमा के सामने जमीन पर ध्वस्त अवशेष निरंकुशवाद अर्थात राजतंत्र के अंत का प्रतीक है। फ्रेडरिक सोरी ने कल्पना की थी कि राजतंत्र जाने वाला है, उसका अंत होने वाला है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया कि 19वीं शताब्दी के यूरोपीय राष्ट्रवाद की प्रकृति, यानी हमें कुछ विशेषता बतानी है कि कैसे वहाँ पर शुरुआत हुई थी। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय राष्ट्रवाद की प्रकृति को लिखिए। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय राष्ट्रवाद कई कारणों के कारण उभर कर सामने आया, जैसे साझी विरासत, एक समान इतिहास, एक भाषा, एक संस्कृति, एक विचारधारा तथा एक भौगोलिक क्षेत्र। यह राजनीतिक और सांस्कृतिक के साथ साथ एक जन आंदोलन भी था। तो ये उसकी प्रकृति थी कि ये कैसा था और किस कारण ये राष्ट्रों का गठन हुआ था। उसके बाद चौथा और अंतिम आज का क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सोरियो के चित्रों की प्रमुख विशेषताओं की पहचान कीजिए कि उन 4 चित्रों की श्रृंखला में क्या दिखाया गया है। फ्रेडरिक सोरियो ने अपने 4 चित्रों की श्रृंखला में दिखाया है कि निरंकुशवाद का अंत होगा, लोकतंत्र का उदय होगा। इसके साथ साथ उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्र राज्यों के गठन को भी दर्शाया है कि क्या होगा विश्व में, आने वाले समय में राष्ट्र राज्य होंगे। तो ये थी आज की हमारी बेहद आसान
वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, आपके एक छोटे से कमेंट का वेट रहता है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।